इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम तथा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ से इस क्लास से एग्जाम में क्वेश्चन मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में जन्म दर घटती है, मृत्यु दर घटती है, जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर घट जाता है, जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर बढ़ जाता है। तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर बढ़ जाता है, अर्थात जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, कहने का मतलब हुआ। जनसंख्या संक्रमण के अगर सिद्धांत की बात की जाए तो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत सबसे पहले 1929 में WM थॉमसन ने प्रतिपादित किया था। लेकिन अगर जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत का वैज्ञानिक रूप देने की बात की जाए तो जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत का वैज्ञानिक रूप जो है वह नोटेनस्टीन ने 1945 में दिया था। 1945 में जनसंख्या संक्रमण का पहला सिद्धांत सबसे पहले थॉमसन ने प्रतिपादित किया और वैज्ञानिक रूप फ्रैंक नोटेनस्टीन ने दिया था। फ्रैंक नोटेनस्टीन को जननांगिकी संक्रमण का जनक बताया जाता है। जनक अगर पूछा जाए जननांगिकी संक्रमण का तो नोटेनस्टीन को जननांगिकी संक्रमण का जनक बताया जाता है। कोल एवं होबर ने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के 3 चरणों की बात की है तथा टोडेरो ने जनसंख्या संक्रमण के 3 चरणों की बात की है तथा सीपी ब्लेकर ने जनसंख्या संक्रमण के 5 सिद्धांतों की या 5 चरणों की बात की है। और सबसे मान्य जो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है वह सीपी ब्लेकर का ही है। तो सीपी ब्लेकर का पूछा जाता है कि इन्होंने जनसंख्या संक्रमण के कितने चरण बताए, तो 5 चरण बताए। और 5 चरणों में जो सेकेंड अवस्था है या सेकेंड चरण जो है, इस चरण को जनसंख्या विस्फोट का चरण कहा जाता है। और अनुकूलतम जनसंख्या का चरण जो है तृतीय अवस्था को कहा जाता है। तथा भारत जो है 1951 से 1980-81 के समय में जो है जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में था, कहा जा सकता है। जननांगिकी संक्रमण की सेकेंड अवस्था जो है जननांगिकी विस्फोट की अवस्था कही जाती है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है पहले नंबर क्वेश्चन का 1 का डी सही है। अगला है, मांग का नियम बताता है जब मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, जब आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, जब कीमत घटती है तो जब मांग घटती है तो कीमत भी घटती है। तो मांग का नियम बताता है कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है तथा प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है। तो मांग का नियम कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध बताता है। तो इसमें सही आंसर होगा कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, सी ऑप्शन सही है। मांग का नियम मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इन्होंने कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध की बात की। और मांग का वक्र जो है बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है। अगला क्वेश्चन है, तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, जननांगिकी संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की आदर्श वृद्धि दर प्राप्त होती है प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, ए था बी दोनों में, तृतीय चरण में। तो जननांगिकी संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि की जो आदर्श स्थिति है वह तृतीय चरण में प्राप्त होती है, सी सही है 3 का आंसर। अगला, ऋज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता कैसी होती है? 0, धनात्मक, ऋणात्मक, ए था बी। तो ऋज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता जो है 0 होती है। 4 का सही आंसर ए है। फेमा संबंधित है विदेशी विनिमय के नियमन से, विदेशी विनिमय के प्रबंधन से, विदेशी विनिमय के संरक्षण से, विदेशी विनिमय के अर्जन से।
तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो फेमा जो है विदेशी विनिमय के प्रबंधन से संबंध रखता है, बी ऑप्शन सही है। 5 का अगला 6 नंबर इरडा का संबंध है, तो इरडा IRDA का संबंध जो है बैंकिंग क्षेत्र से है, बीमा से है, औद्योगिक से, इनमें से कोई नहीं। तो इरडा का संबंध जो है वह बीमा क्षेत्र से है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इरडा की स्थापना 1999 में मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर हुई थी और इरडा ने कार्य जो है अप्रैल 2000 से प्रारंभ किया। वर्तमान में इरडा के अध्यक्ष श्री देवाशीष पंडा जी हैं और इरडा का कार्य जो है बीमा धारकों के हितों की रक्षा करना है। तो इरडा का संबंध जो है बीमा क्षेत्र से है। 6 का सही आंसर बी है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, शून्य आधार बजट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन हैं? तो शून्य आधार बजट की अवधारणा के प्रतिपादक पीटर ए पायर हैं। 1970 में शून्य आधार बजट पीटर ए पायर द्वारा प्रकाशित किया गया था और शून्य आधार बजट को सूर्यास्त बजट भी कहा जाता है। 7 का सही आंसर ये है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, विशुद्ध एकाधिकार में एकाधिकारी की वस्तु की प्रतिलोच होती है, इकाई से अधिक, शून्य व इकाई के मध्य, शून्य। तो विशुद्ध एकाधिकार में एकाधिकारी की वस्तु की प्रतिलोच जो है शून्य होती है। एकाधिकारी बाजार किसे कहते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं एकाधिकारी बाजार या एकाधिकारिक बाजार के बारे में। अगर एकाधिकारिक या एकाधिकारात्मक बाजार के प्रतिपादन की बात की जाए तो 1947 में प्रोफेसर चैम्बरलिन द्वारा द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पुस्तक में एक बाजार का प्रतिपादन किया गया, जिस बाजार को एकाधिकारात्मक या एकाधिकारिक या एकाधिकृत बाजार कहा गया है। एकाधिकारिक बाजार जो है वह चैम्बरलिन बताते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के बीच की बाजार की स्थिति है, जिसमें क्रेता की संख्या अधिक होती है तथा विक्रेता और फर्मों की संख्या भी अधिक होती है। वस्तुएं जो हैं विभेदित होते हुए समान रूप से विभेदित होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में चैम्बरलिन ने सिगरेट का एक एग्जाम्पल लिया और विभेदित वस्तुओं के अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो पंखा को लिया जा सकता है। जैसे पंखा का कार्य जो होता है हवा देना होता है और पंखा जो है रंग रूप आकार में अंतर होता है, लेकिन सब पंखे का कार्य जो है एक ही होता है, तो इसलिए इसे कहते हैं विभेदित वस्तु कहा जाता है। एकाधिकारात्मक बाजार की विशेषता जो है वस्तु की विविधता है। इसके अलावा फर्मों की संख्या अधिक होती है, वस्तु की गुणवत्ता भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण फर्में बाजार में स्वतंत्र व्यवहार करती हैं। फर्में अपनी उत्पादन एवं कीमत का निर्धारण स्वतः कर लेती हैं तथा फर्म की लागत ढांचा यू आकार की होती है। एवीसी एसी यू आकार का होता है तथा फर्में जो हैं अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए विक्रय लागत वहन करती हैं, अर्थात फर्में जो हैं विज्ञापन पर पैसा खर्च करती हैं। इसमें एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। इसके अलावा अल्पाधिकार बाजार में भी फर्में विज्ञापन पर पैसा खर्चा करती हैं। एकाधिकारिक प्रतियोगिता में वस्तु समान होते हुए भी विभेदित होती है। तो यह कुछ विशेषताएं थी एकाधिकारिक बाजार की। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, आभास लगान है। तो आभास लगान का प्रतिपादन मार्शल द्वारा किया गया था और मार्शल के अनुसार आभास लगान वह लगान है जो अल्पकाल एवं अस्थायी आधिक्य की होती है। तो अल्पकालीन अस्थायी आधिक्य की लगान को आभास लगान कहते हैं। तो अल्पकालीन स्थायी, दीर्घकालीन स्थायी, दीर्घकालीन अस्थायी, अल्पकालीन अस्थायी डी ऑप्शन में दिया गया है, तो 9 का सही आंसर डी है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि से संबंधित आय नहीं है। मजदूरी नीति में सुधार, प्रतिगामी कर, भूमि का समाजीकरण, वृद्धावस्था पेंशन। तो उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि से संबंधित उपाय जो है भूमि का समाजीकरण नहीं है। 10 का सही आंसर सी है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, पूरक वस्तु के लिए मांग की
तिर्यक लोच होती है, तो पूरक वस्तु के लिए मांग की तिर्यक लोच या आड़ी लोच जो है वह ऋणात्मक होती है। तो ऋणात्मक किस ऑप्शन में दिया गया? सी ऑप्शन में, तो सी सही हो जाएगा। इसके अलावा स्वतंत्र वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच 0 होती है। स्थानापन्न वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है। पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच अनंत होती है और पूरक के लिए यह ऋणात्मक होती है। तो इसमें पूछा गया पूरक वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच क्या होती है, तो ऋणात्मक हो जाएगी, सी ऑप्शन सही है। अनाश्रित या स्वतंत्र वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच कैसी होती है? तो स्वतंत्र वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच 0 होती है, डी ऑप्शन सही है। 12 का अगला 13 नंबर क्वेश्चन, स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच कैसी होती है? तो स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच या आड़ी लोच धनात्मक होती है, तो धनात्मक ए ऑप्शन में दिया गया। 13 का सही आंसर ये है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने प्रदर्शित किया कि मांग वक्र को अनधिमान वक्रों की सहायता से व्युत्पन्न किया जा सकता है? तो मार्शल, एजवर्थ, पिगू, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम हिग्स द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि मांग वक्र को अनधिमान वक्रों की सहायता से भी व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो हिग्स ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, 14 का सही आंसर। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र में प्रदर्शित है मार्शल का मांग एवं पूर्ति का सामान्य सिद्धांत। एक्स अक्ष पर कीमत दी गई है, वाई अक्ष पर मांग तथा डिमांड एंड सप्लाई दी गई है। इसके संतुलन बिंदु पर क्या होता है? तो इसके संतुलन बिंदु पर कह सकते हैं कि वालरा का सामान्य संतुलन का सिद्धांत होता है। इनमें है ही नहीं ऑप्शन में, तो डी सही है। 15 का अगला 16 नंबर क्वेश्चन, नवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई किसको? कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, ऊर्जा क्षेत्र को, सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र को। तो नवीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो है ऊर्जा क्षेत्र को दी गई थी। तो 16 का सही आंसर क्या है? सी हो जाएगा। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का केंद्रीय बिंदु और समय कब से कब तक था जान लेते हैं। अगर पहली पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, जो हैरल्ड डोबर मॉडल पर आधारित थी और इसका केंद्रीय बिंदु जो है कृषि विकास पर बल देना था। इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच चली और नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जो आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास पर बल देती थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 जेडी सैंडविच सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता व स्वतः स्फूर्ति या केंद्रीय बिंदु कह सकते हैं था। 1966 से 69 तक के लिए 3 वर्ष का योजना अवकाश रहा तथा 1969 से 74 तक के लिए अशोक रुद्रा के आगत निर्गत पर मॉडल पर आधारित चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल देती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1982 के बीच चली, लेकिन यह 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी। डीपी धर मॉडल पर आधारित थी पांचवी पंचवर्षीय योजना, और जब 1 वर्ष पूर्व समाप्त की गई तो 1979 और 1979-80 योजना अवकाश 1 वर्ष रहा। 1 वर्ष पहले इसको समाप्त करने का उद्देश्य गुरनाल मिडल द्वारा रोलिंग प्लान को लागू करना था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में भी निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर मुख्य फोकस किया गया। छठी योजना जो है 1980 से 85 आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, जो गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर फोकस्ड थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 80 वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित थी। कृषि विकास को प्रेरित समृद्धि केंद्रीय बिंदु था तथा 1990 और 92 2 वर्ष का योजना अवकाश रहा। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी, जो मानव संसाधन के विकास के केंद्रीय बिंदु पर भी आधारित थी। और नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, जिसका केंद्रीय बिंदु सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 योजना अवकाश के योजना आयोग के प्रपत्र मॉडल पर आधारित थी, जो सामाजिक न्याय तथा समता के साथ विकास पर बल देती थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना
2007 से 2012 के बीच योजना आयोग के प्रपत्र मॉडल पर आधारित थी, जो तीव्र और अधिक समावेशी विकास मॉडल पर आधारित थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच तीव्र संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास मॉडल पर आधारित थी, जो योजना के इतिहास में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2012 से 17 के बीच में रहा, यह पूछा जाता है समय। अगला जो क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से यह जो पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रमुख महत्वपूर्ण बातें थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत में वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 17 का सही आंसर यह है। 18 नंबर क्वेश्चन, समृद्धि मॉडलों में मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। तो समृद्धि मॉडलों में मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम जे टॉबिन द्वारा किया गया था। ए सही। 18 का 19, सामान्य लागत एक अंग है स्पष्ट लागत का, अवसर लागत का, सन्निहित लागत का, वास्तविक लागत का। तो सामान्य लागत जो है स्पष्ट लागत का एक अंग है। सन्निहित लागत का एक अंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का सी। 20 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को कहा जाता है? सीमांत फर्म, अनुकूलतम फर्म, साम्य फर्म, प्रतिनिधि फर्म। तो न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को अनुकूलतम फर्म कहा जाता है। 20 का सही आंसर बी है। 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वर्ष नाबार्ड का स्थापना वर्ष है? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना डॉक्टर शिवरमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। तो 1982 सी ऑप्शन में दिया गया है। 21 का सही आंसर सी है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, किसने कृषि जोत पर कर लगाने की वकालत की थी? प्रोफेसर राजकृष्णा। तो राजकृष्णा का संबंध जो है हिंदू समृद्धि दर से है। प्रोफेसर ए के सेन का जो संबंध है वह कैपेबिलिटी उपलब्धता के सिद्धांत से है, जो गरीबी के संबंध में अपनी विचार देते हैं। प्रोफेसर के एन राज। तो प्रोफेसर के एन राज ने जो है कृषि क्षेत्र पर कर लगाने की वकालत की थी। 22 का सही आंसर सी है। अगला 23 नंबर, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। 23 का सही आंसर ए है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण बैंक के लिए गठित बैंकिंग आयोग। तो ग्रामीण बैंक के लिए गठित जो बैंकिंग आयोग था वह सरैया आयोग था, आरसी सरैया आयोग। 24 का सही आंसर बी है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र में प्रदर्शित है फिलिप वक्र, लॉरेंज वक्र, ओजाइक वक्र, लैफर वक्र। तो यह वक्र जो है लैफर वक्र के बारे में बताता है। लैफर वक्र क्या बताता है? जो उल्टे यू आकार का होता है, जो कर की दर और कुल कर राजस्व के बीच संबंध बताता है। जो बताता है कि कर की दर में वृद्धि होने से कर राजस्व में शुरुआत में तो वृद्धि होती है, फिर एक समय ऐसा आता है कि राजस्व अपने शीर्ष स्थान पर पहुंच जाता है, शीर्ष हो जाता है, और उसके बाद कर की दर जैसे जैसे बढ़ती है तो कर राजस्व में क्या होती है? कमी होने लगती है। तो इस प्रकार से यह जो आरेख है लैफर वक्र के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, अल्पविकसित राष्ट्रों में बचत उस अनुपात में नहीं बढ़ती जिस अनुपात में आय का स्तर बढ़ता है। निक्स के अनुसार इसका कारण है रैचेट प्रभाव, आय प्रभाव, प्रदर्शन प्रभाव, व्यापार की शर्त प्रभाव। तो अल्पविकसित राष्ट्रों में बचत उस अनुपात में नहीं बढ़ती जिस अनुपात में आय का स्तर बढ़ता है। निक्स के अनुसार इसका जो प्रभाव है वह प्रदर्शन प्रभाव है, यह कारण जो है। 26 का सही आंसर सी है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, अर्थमिति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अर्थमिति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रैगनर फ्रिश द्वारा किया गया था। रैगनर फ्रिश ने ही व्यष्टि और समष्टि इन दोनों शब्दों का भी प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला है गतिमान औसत प्रयोग होता है। गतिमान औसत प्रयोग जो है अपकिरण में होता है, सहसंबंध में होता है, काल श्रेणी में होता है, ए था बी दोनों। तो गतिमान औसत का प्रयोग काल श्रेणी में होता है। 28 का सही आंसर सी है।